हाँ जी, सभी को एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है सभी योद्धाओं का। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ अपन अपनी क्लास का आगाज करते हैं और अपने 12th साइंस, है ना, जैसा कि आप देख रहे हो आगे 12th की भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की क्लास का आगाज करते हैं। और अपनी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, स्थिर वैद्युतिकी। और इस यूनिट के अंदर 4 पार्ट हैं। उन चारों पार्टों को अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में अपन हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में अपनी क्लास को बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधे अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्यों? क्योंकि अपन को मिला है केवल 1 घंटा, और 1 घंटे में अपन अधिक से अधिक अपन सवालों को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। बड़े जोश और उत्साह के साथ में इस क्लास का आनंद लीजिएगा और करते हैं अपने सफर के शुरुआत। हाँ जी, देखिए आपके सामने क्वेश्चंस आए हैं, है ना। देखिएगा, ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश में भी कुछ सवाल लेके आया हूँ जहाँ तक मेरी कोशिश हो सकी है ना। जितना मैं कंटेंट तैयार कर पाया हूँ उतने मैंने इंग्लिश में लेके आया, लेकिन हिंदी में तो है मेरे पास सभी भी। इंग्लिश में लाने के लिए थोड़ा कंटेंट भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं कंटेंट इंग्लिश में लेके आया हूँ। बाकी मैं इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूँगा और हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँ, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ताकि सभी अपने अपने स्तर पर इस कॉन्सेप्ट को और इस 12th के एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सके, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि एक समान, मैं उम्मीद करता हूँ दिख रहा है सभी को, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। हाँ जी, अपना पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन व अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात क्रमशः होगा। यानी एक होमोजीनियस, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र में, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा? द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशंस ऑफ ए प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक समान चुंबक के अंदर 3 पार्टिकल है। एक पार्टिकल है अपना प्रोटॉन, एक पार्टिकल है अपना ड्यूट्रॉन और एक पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, ओके। तो ये तीनों पार्टिकल हैं। जब इन तीनों पार्टिकलों को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो उनके एक्सीलरेशनों का रेशियो ज्ञात करना, अर्थात त्वरण ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिएगा, अपन करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर क्या बोला इसने? एक समान एक्सीलरेशन है, ठीक है। आपको दिया क्या है? आपको 3 चीज दे रखी है। एक तो क्या दे रखा है? आपको प्रोटॉन दे रखा है, आपको प्रोटॉन दे रखा है। एक आपको क्या दे रखा है? ड्यूट्रॉन दे रखा है, ठीक है। एक प्रोटॉन दे रखा है, एक आपको ड्यूट्रॉन दे रखा और एक आपको दिया है अल्फा पार्टिकल। एक आपको कहा है अल्फा, ठीक है, यही है ना। देखिएगा, एक तो आपको प्रोटॉन बोला है, एक आपको ड्यूट्रॉन बोला और एक आपको अल्फा पार्टिकल बोला है। और आप ये तीनों है वो यूनिफॉर्म, कहाँ है ये तीनों? ये तीनों के तीनों है वो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। ये कहाँ है? ये तीनों के तीनों है वो रखे हुए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। और अपन को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है आपको, ज्ञात इसको करना है फाइंड, ज्ञात करना है आपको ए पार्टिकल, ए यानी त्वरण किसका? प्रोटॉन का। ए अर्थात त्वरण किसका? ड्यूट्रॉन का।
और ए एसिलेरेशन किसका, अल्फा कण का। ये अपन को ज्ञात करना है, इसका रेशियो अपन को ज्ञात करना है। क्लियर है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ओके, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तीनों है तो निश्चित रूप से इन तीनों के ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स से अपन को एसिलेरेशन ज्ञात करना है। तो देखिएगा अपना फॉर्मूलेट कहाँ से बनाएगा, देखो एक बार यहाँ से मैं बताता हूँ। फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये तीनों, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो F बराबर मैं कह सकता हूँ QE, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या, ma बराबर में क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब एसिलेरेशन ज्ञात करना तो A बराबर क्या हो जाएगा, QE बट्टे में क्या आएगा बताओ, अपॉन में M आ जाएगा। अब देखिएगा चूंकि E क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, और M क्या है, मास है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कहलाए, एक समान है। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, एक समान है। जब एक समान हुआ तो इसका मतलब सभी के लिए E समान आएगा। जब सभी के लिए E समान आएगा तो मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, A इसको समानुपाती में लगा गया और Q अपॉन M। बताओ इस फॉर्मूले का सभी जगह यूज करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल इसकी जगह यूज करेंगे। तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या, देखिएगा मैं यहाँ से A प्रोटॉन रेशियो, A ड्यूट्रॉन रेशियो, A अल्फा पार्टिकल, इसकी जगह मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, इसकी जगह देखो A है ना, अगर A प्रोटॉन है तो मैं ये क्या बोलूँगा, A प्रोटॉन के लिए मैं यूँ कह सकता हूँ क्या, देखना QP बट्टे में क्या आएगा बताओ, MP रेशियो, यहाँ क्या आएगा बताइए, Q ड्यूट्रॉन अपॉन में क्या आएगा, M ड्यूट्रॉन रेशियो Q अल्फा, और यहाँ क्या आएगा, M अल्फा गण। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको कि त्वरण कहाँ से लाए, देखो ये त्वरण है, ये कहाँ से लाए, ए त्वरण है, ये यहाँ से Q अपॉन M से। अगर मैं, अरे आप यहाँ ये भी आप लगा सकते हो, आप आधों को ये कंफ्यूज होगा कि ये E हटा के प्रोपोर्शनल का चिन्ह क्यों लो। अगर आप इसको लगाओगे ना, जब आपको ई वाला लगाओगे तो ई कैंसिल हो जाएगा तीनों में, समझ रहे हो। अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो ये लगा रहा हूं, तो ये भी आप लगा सकते हो, यहाँ से ई, यहाँ ई, यहाँ ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपन को ये तीनों चीज ज्ञात करने, क्यू पार्टिकल, सॉरी क्यू चार्ज है वो प्रोटॉन का, चार्ज ड्यूट्रॉन का, चार्ज अल्फा कण का। ठीक है, मास प्रोटॉन का, मास ड्यूट्रॉन का, और मास कितना हो जाएगा, अल्फा कण का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू प्रोटॉन का चार्ज कितना बताइएगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ई के बराबर होगा। ठीक है, क्यू डी ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, और क्यू अल्फा कण, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। आप कहोगे कैसे हुआ, अरे सर ये अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल ऐसे बोलते हैं ना, हीलियम नाभिक का कण होता है। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम नाभिक का कण है। तो अल्फा पार्टिकल को मैं कैसे लिखूं, यहां पर ही बता देता हूं। क्यू पी बराबर ई, ठीक है, क्यू डी बराबर ई, क्यू अल्फा पार्टिकल बराबर 2e। कैसे हुआ देखो, ये क्या हीलियम नाभिक का कण है, हीलियम नाभिक का कण होता है, तो हीलियम नाभिक के कण को, अल्फा पार्टिकल को मैं ऐसे लिखता हूँ, अल्फा पार्टिकल है ना, इस अल्फा पार्टिकल को, ये अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, 2he हो जाएगा, 2he4 हीलियम नाभिक का कण हो जाएगा, ये सीन होगा। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, और मास ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा बताइएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मास ऑफ अल्फा कण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। आप कहोगे सर ये कहाँ से लाया, देखो ये कहाँ से आए, वो यहाँ से आता है। देखिए प्रोटॉन को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो, प्रोटॉन को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो ना 1h1, ये ड्यूट्रॉन होता है 1h2, और अल्फा पार्टिकल होता है 2he4, ये होता है। ठीक है, ये होता है। देखो यहां से कैसे आता है, ये देखो, ये क्या द्रव्यमान है, हमेशा ऊपर वाले क्या होते हैं, देखो किसी भी आपको बताया कि कोई भी अपन प्रतीक चिन्ह लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, z होता है, और यहाँ पर क्या होता है, a अर्थात द्रव्यमान होता है। तो देखो ये होता है प्रोटॉन, ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, ये क्या बताओ, ड्यूट्रॉन है d, और ये क्या बताओ, अल्फा पार्टिकल है।
ठीक है। तो देखो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का ये मास कितना हुआ, 1 हुआ, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन 1। ड्यूट्रॉन के ऊपर मास कितना, ये 2, और अल्फा का आर्टिकल के ऊपर मास कितना है, 4। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा का आर्टिकल, ये हो गया। अब ये देखो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ड्यूट्रॉन ये है ना, ये इसका समस्थानिक है। ड्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन है वो इसका क्या है, समस्थानिक है। तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसके ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसके मान है वो इसके अंदर रख दो। जैसे इसके अंदर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसके अंदर मान रखेंगे तो मैं यूं कह सकता हूं क्या, तो QP प्रोटॉन, और ये हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, E/1। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या, देखो यहां से AP एसिलेरेशन ड्यूट्रॉन, एसिलेरेशन अल्फा कण इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू अपना ये आ जाएगा E अपॉन क्या आएगा, 1। ओके, तो E अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। E अपॉन में 1 रेशियो यहाँ पर कितना आएगा बताइएगा, E/1 हो जाएगा। ओके, E/2 ये हो जाएगा E अपॉन में इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2, और रेशियो यहाँ हो जाएगा 2E अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो E इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, इसका आंसर क्या आया, 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ये कितना होगा, 1/2। इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से पूरा गुणा कर दो, 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1:1, 2:1:1 आ जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, देखिए ये आ रहा है समझ में क्या, ये देखो 1:1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2, यहाँ से 2 से इसमें गुणा हो गया तो क्या है बताओ, जब 2 से मैंने गुणा किया तो क्या होगा बताओ, 2 से मैंने सभी को गुणा किया, 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, अपना आंसर क्या आया, 2:1:1। तो ये आ जाएगा एसिलेरेशन प्रोटॉन रेशियो, एसिलेरेशन ड्यूट्रॉन रेशियो, एसिलेरेशन हो जाएगा आपका अल्फा कण। तो ये अपना क्या हो गया बताइएगा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, सॉरी एसिलेरेशन ऑफ प्रोटॉन, एसिलेरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन, एसिलेरेशन ऑफ अल्फा कण इक्वल्स टू 2:1:1 आ गया। क्लियर है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। इसको समझने की बहुत आसान तरीके ये है। अब मेन ये है कि कैलकुलेशन हो जाती है, स्टूडेंट को समस्या कहाँ आती है कि ये शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत यहाँ से करें। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण है, ये तीनों दे रखें, तो इन तीनों को दे रखें, पहले आप ये बना दो। अगर इससे आपको पता नहीं लग रहा है तो पहले तो आप ये बनाओ, क्या बनाओ, प्रोटॉन के आगे ये लिखो, ड्यूट्रॉन के आगे ये, और अल्फा पार्टिकल के आगे ये लिखो। फिर इसकी सहायता से ये बनाओ, क्यू ये, फिर इससे ये आओ, त्वरण ज्ञात करना है तो ये एसेलरेशन ज्ञात करना है तो चार्ज और मास का रेशियो निकाल दो, और उसकी सहायता से इसको क्या कर दो, हल कर दो, तो अपना ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, हाँ, अब अपना ये देखो पहला सवाल ही हो गया, तो पहले सवाल के अंदर क्या आ जाएगा देखिएगा, 1 रेशियो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा 2:1:1। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल देखते हैं। अगला अपना दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि दो समान प्रकृति के आवेश Q एक दूसरे से x दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। दो समान प्रकृति के आवेश Q एक दूसरे से x दूरी पर रखे हैं, इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखो इंग्लिश में क्या, 2 चार्जेस ऑफ द सेम नेचर, दोनों का नेचर क्या है, समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसने बात बोली है और यही प्रश्न को चेंज कर रहा है। दो समान प्रकृति के आवेश है, 2 charges of the same nature Q are placed at a distance x from each other। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x है। फिर इसने क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम विल बी। देखिएगा ये कहना ये चाह रहा है कि दो समान प्रकृति के आवेश हैं, ओके, दो सेम नेचर के आवेश है। सेम नेचर के आवेश का मतलब क्या हुआ, सेम नेचर के आवेश का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, ये होते हैं सेम नेचर। ठीक है, ओके। तो इसने यूं कहा है, मान लो कि मैंने कह दिया कि ये दोनों क्या है, सेम नेचर के है ना, तो मैंने यूं कह दिया, मान लो कि ये एक चार्ज है Q, अच्छा, और दूसरा चार्ज मैंने कह दिया Q। देखना बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है और अच्छा सवाल है, हाँ। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसने बोली है कि बीच की डिस्टेंस है वो क्या बोल दिया इसने, R बोल दिया।
बी एक्स बोल दिया, चलो इसको कोई बात नहीं, आर एक्स कोई भी लिख सकते हैं, चलो एग्जाम इसके हिसाब से मैंने कह दिया कि ये क्या है, एक्स है। अब सेम नेचर बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव में बोल दूं, ये भी क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया। अब इसने यूँ कहा है, क्या बोला है कि इसके मध्य बिंदु में, यानी मध्य बिंदु कहाँ होगा, ये होगा, ठीक है। इसके मिड पॉइंट में इसने क्या बोला है कि उसके मध्य बिंदु विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। इस मध्य बिंदु पर मैंने कहा कि ये मध्य बिंदु है, वो मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट कह दिया, तो इस ए पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हल, वो देखो इसको हल करने का तरीका ये कुछ होगा। अब देखो ए है ना, इसको समझना, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। देखो ये ए बिंदु है, ये ए बिंदु, ठीक है। अब इस ए बिंदु पर समझना मेरी बात को, ये ए बिंदु है, मैं इसको यहां ले रहा हूं, इस ए बिंदु पर समझना, और ये मैंने कह दिया क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज कह दिया, और ये भी क्या है, क्यू चार्ज है। इस ए बिंदु पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस ए बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज के कारण, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है ना। अरे आपने ये देखा है ना, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक जो लाइन है वो आउटसाइड आती है, ये। और नेगेटिव चार्ज होगा, अगर मान लो कि क्यू नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये क्या होगी, इनवर्ट आ जाएगी, यानी अंदर की ओर आती है। तो क्या होगा, देखो इस पी पॉइंट पर, सॉरी इस ए पॉइंट पर क्या होगा बताओ, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैं कह दूंगा ई ए, ठीक है। या मैंने क्या कह दिया कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल इस दिशा में होगा, वो क्या आ जाएगा बताओ, ई ए आ जाएगा। या मैंने कह दिया E1 कह दिया, किसके कारण, इसके कारण, ये E1 बोल दिया। आप कहोगे यहाँ पर इस दिशा में क्यों, क्योंकि देवता इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है ना, तो इसके कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कह दिया E1 इस साइड आ गया, ठीक है। अब इसके कारण इसको कहते हैं Q1, इसको कह दिया Q2। अब देखो Q2 के कारण बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा, बिल्कुल। और E2 की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी E2 की डायरेक्शन। अरे बता होगी क्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, अरे क्योंकि ये होगा तो ये क्या होगी, बाहर की साइड आउटसाइड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसके कारण क्या होगी, यूं हो जाएगी, इसके कारण क्या होगी, यूं हो जाएगी। अब इसको समझो, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इक्वल है, दोनों है वो सेम डिस्टेंस पर है। देखो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इसकी हो जाएगी x/2 और इसकी क्या हो जाएगी x/2। ज्यादा हल करने की तो कोशिश ही नहीं है। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। क्यों आएगा, अरे भाई ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु के कारण इस दिशा में मान लो कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दिशा में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बोथ आर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल। मीन्स क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। जब दोनों खींचा समान है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। कैसे हुआ कि सर ई नेट इक्वल टू क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों 180 डिग्री है तो E1 माइनस E2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि मैंने कहा है, क्या कहा है कि यहां से दिख रहा है कि E1 और E2 दोनों क्या इक्वल है, तो यहां क्या हो जाएगा, चूंकि मैं कह सकता हूं यहां जब दोनों ये इक्वल है ना, जब ये 2 हो गया और यहाँ कह दिया कि E1 इक्वल टू E2 जब बोल दिया, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि E नेट बराबर कितना हो जाएगा, सर E नेट बराबर हो जाएगा 0। और यही अपना क्या है, आंसर है। बहुत समझने की बात है, ज़्यादा इसको हल करने की भी जरूरत नहीं, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही हल करवा दिया आपको समझाने के लिए। सीधी झट बात है, दो पार्टिकल है, सॉरी दो चार्ज है और वो समान है। हमेशा समान नेचर के, इक्वल नेचर के अगर चार्ज आ जाएं और उन दोनों के मिड पॉइंट में यदि आपको क्या पूछ ले, फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो ऑलवेज हमेशा 0 होगा। अगर देखो इसकी जगह आप कहोगे कि सर इसकी जगह अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, देखो इसकी जगह नेगेटिव होता तो क्या होता, वो देखो। अगर कोई कहे कि सर मैं नेगेटिव से करूं तो क्या सीन बन जाएगा, देखो आप नेगेटिव से करोगे ना तो ये कंडीशन बन जाएगी। मान लो कि आपने कह दिया कि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी क्या कह दिया, नेगेटिव चार्ज है, ये एक ए बिंदु है। तो अब देखो इस ए बिंदु पर क्या होंगे, सर इस ए बिंदु पर 2 बनेंगे। इस नेगेटिव, इसको मैंने कह दिया 1 और इसको क्या कह दिया 2 कह दिया। तो इस 1 के कारण क्या होगा, 1 के कारण अब अंदर की ओर होगा, तो 1 के कारण कुछ यूं आ जाएगा E1। 1 के कारण क्या आएगा, कुछ यूं इस दिशा में आ जाएगा, E1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 के कारण क्या होगा, 2 के कारण यूं आ जाएगा E2। ये देखो
अब की बार दोनों खुद खुद की और दिशा में खींचेंगे, क्योंकि क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनसाइड होती है ना, तो इस दिशा में। फिर भी दोनों के बीच में क्या है, 180 डिग्री, एक यूं आ रहा है, तो यहाँ पर भी ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। अब देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा प्रश्न इसमें आ रहा है, क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर या शून्य, तो इसका आंसर आएगा शून्य, अर्थात क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्टूडेंट होते हैं इसमें अंदर इसी में लग जाते हैं हल करने के लिए, और यूं सवाल छूट जाते। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। हाँ ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल अपना क्या है कि प्रश्न 3, यदि दो बिंदु आवेश, देखना, यदि दो बिंदु आवेश दिख रहे हैं, हाँ, यदि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर एप्सिलॉन नॉट आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं के बीच लगने वाले फोर्स का अनुपात ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि दो पार्टिकल हैं, सॉरी दो चार्ज हैं, चार्ज, ठीक है ना, ये दो चार्ज है, पहले वायु में रखे, दो चार्ज है, पहले इन दोनों चार्जों को आपने वायु में रख दिया, दोनों चार्ज पहले वायु में रख दिया, फिर इसने कहा कि एक माध्यम में रखा है, ठीक है, इस वायु को हटा दिया है और एक माध्यम में रखा, और उस माध्यम का परावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन नॉट आर, किसी मीडियम में रखा है, और हमेशा किसी मीडियम में रखते हैं तो उसका एप्सिलॉन नॉट है ना परावैद्युतांक, वो होता है एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो इसने कहा कि एक तो वायु में थे, उस कंडीशन में दोनों चार्ज के बीच का बल, और एक जब किसी एप्सिलॉन नॉट आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में जब दोनों चार्जों को रखा है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में जो बल होगा, उन दोनों का रेशियो क्या आएगा, उन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, वो अपन को ज्ञात करना है। पहले तो सवाल को समझना है। सवाल ये है कि पहले वो माध्यम, सॉरी पहले वो एयर में थे, वायु में दोनों चार्ज थे, अब दोनों को उठाया और एप्सिलॉन नॉट आर परावैद्युतांक वाले मीडियम में रख दिया, तो दोनों कंडीशन में फोर्स की क्या करनी है, तुलना करनी है। क्लियर है बात? देखिएगा इसमें भी क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस हमेशा क्या है, समान है, ठीक है। फर्स्ट इन एयर एंड देन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, पहले तो आपने एयर मीडियम में रख दिया और फिर एक दूसरा मीडियम है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या, एप्सिलॉन नॉट आर है। क्लियर है? तो इसने कहा द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्शन बिटवीन देम द बोथ ऑफ केस, इन दोनों केसों के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना। देखिएगा अपन रेशियो ज्ञात करते हैं, तो देखो दोनों कंडीशन, पहले मैं कह रहा हूं माध्यम, माध्यम क्या कह दिया, या सीधा ही लिख दो, पहले कह दिया वायु में है ना, वायु में कह दिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मैंने कह दिया Q1, दोनों चार्ज के मान दे रखे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने कह दिया Q1 चार्ज है और एक कह दिया मैंने Q2 चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई। इस कंडीशन में दोनों के बीच कूलम्ब्स नियम से फोर्स क्या आ जाएगा, सिर्फ F बराबर K Q1 Q2 अपन में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस K को हटाएंगे तो क्या आएगा, देखो K बराबर आ जाएगा, K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और यहाँ आ जाएगा सर Q1 Q2 अपन में क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, ओके। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कब है, जब एयर में, वायु में, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, एप्सिलॉन नॉट आर वाले डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखने पर, तो देखो एप्सिलॉन नॉट आर वाले वो क्या आ जाएगा, देखो वहां पर एफ आर इक्वल टू क्या आएगा, देखो उसकी जगह क्या आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर क्या आएगा Q1 Q2 अपन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अंतर कहाँ आया सर, अंतर यहाँ आया, देखो क्या आया बताओ, ये मीडियम में रखा है ना, इसको क्या रखा है, एफ मीडियम में, एफ मीडियम में रखेंगे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको पहले आप इसको ऐसे हल करो, चलेगा, आपको कि डायरेक्ट कैसे लाए, देखो एफ मीडियम में रखा, देखो ये क्या होता है, समझना मेरी बात को, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, किसकी होती है, निर्वात की, ठीक है, या निर्वात कहो या वायु बोल दो, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, माध्यम है ना, तो माध्यम है तो यहाँ पर क्या आएगा, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी, और माध्यम की विद्युतशीलता होती है वो यही होती है
माध्यम की विद्युतशीलता होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता की गुणा में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर और Q1 Q2 बट्टे में एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब दोनों की आप तुलना कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा सवाल। देखिए ऐसे आप कर लोगे क्या, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिएगा तो देखो Q1 Q2 एक्स स्क्वायर, Q1 Q2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब 1 और 2 की आप तुलना करो तो क्या हो जाएगा, 1/2 कर दूं क्या, तो देखो समीकरण 1 और 2 को मैं करूंगा तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, एफ एम बराबर में, देखो समझना एक बात के लिए, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं क्या, समझना, Q1 Q2 एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो देखो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ये देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये किसके बराबर है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नॉट है, ठीक है, 1/4 Q1 Q2 बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये एफ हो जाएगा बिल्कुल, और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा। तो क्या सीन बना बताओ, सीन क्या बना, सीन ये बना, ज्ञात क्या करना बताओ, दोनों दशाओं में फोर्स ज्ञात करना है, तो देखो दोनों दशाओं में फोर्स आ गया, और इसका रेशियो क्या आएगा बताओ, इसका रेशियो क्या आएगा सर, रेशियो ये आ जाएगा, है ना, अब रेशियो आ जाएगा, इसको नीचे ले लो तो क्या बन जाएगा देखो, या इसको यूं कर दो एफ, ठीक है, और बट्टे में क्या कर लो आपको, ये एफ हो गया, एफ एम यहाँ लाया मीडियम, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर, बटे में क्या आ जाएगा 1, ये अपना आंसर आया, समझे क्या, देखो समझो ये एफ है, ये एफ आया, इस एफ एम मीडियम को मैंने यहाँ नीचे लाया तो ये एफ आर ऊपर आ गया, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट आर है, तो इसको एक काम करो ना डायरेक्ट इसको, हाँ बात ठीक है सही है, हाँ ये हो जाएगा कंडीशन। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा बताइएगा, इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, अगर मान लो कि, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, एफ बटे एफ एम मीडियम, एफ अपॉन एफ मीडियम इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन नॉट आर बटे 1, ये अपना आंसर आया, तो अपना रेशियो क्या आएगा, एफ रेशियो एफ मीडियम इक्वल्स टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर रेशियो 1, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रश्न, दोनों दशाओं के बीच में लगने वाले बलों का अनुपात, तो देखो 1/1 एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं एप्सिलॉन नॉट आर अनुपात 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर रेशियो 1 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर भी हो जाते हैं गड़बड़ाहट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर करते, ये कह रहा है कि दोनों दशाओं के बीच में फोर्स, यानी पहले फोर्स आएगा वो आएगा एयर का, अर्थात निर्वात वाला फोर्स आएगा, फिर आएगा मीडियम वाला फोर्स, तो देखो तभी मैंने इसको ऐसे हल किया, क्या किया है देखो, ये है ना, ये तो कौन सा आया, निर्वात वाला आया, ठीक है, और ये कौन सा आया, मीडियम वाला आया, तो एफ रेशियो एफ एम मीडियम वाला, तो आएगा एप्सिलॉन आर रेशियो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, देखो एफ और फिर एफ मीडियम आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या, ठीक है, ऑन नेगेटिवली चार्ज सॉफ्ट बबल्स इट्स रेडियस, हाँ देखिएगा समझो इसको, एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है, एक साबुन का बुलबुला है और उसको ऋण आवेशित कर देते तो क्या होगा, देखो समझने की बात है, एक साबुन का बुलबुला है, चूंकि ऋण आवेशित किया है ना, पहली बात तो ये समझो कि जब दो, या मैं यूँ कहूँ पहली बात ये समझो, जब ऋण आवेश है बहुत सारे पास पास में होंगे चार्ज, ऋण आवेश है धनावेश नहीं है, इसका मतलब क्या, सभी ऋण आवेश पास पास में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकृषित करेंगे, फैलाएंगे। अगर मैं इसकी जगह धनावेश भी कहता था तो भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है समान प्रकृति के, तो दोनों क्या करेंगे, सभी एक दूसरे को फैलाएंगे, क्लियर है। अच्छा अब मैं यूं कह रहा हूं कि मान लो कि ये कोई साबुन का बबल्स है, ये ठीक है, ये कोई बबल्स है और इसके ऊपर किसने बोला कि यहां पर है ना, यहां नेगेटिव चार्ज डाल दिया, इसको ऋणावेशित कर दिया, ठीक है, और जैसे ही अब ऋणावेशित किया है तो अब लॉजिक लगाओ, एक साबुन का बबल्स है और उसके ऊपर खूब सारे ऋणावेश फेंक दिए, जब ऋणावेश फेंक दिए तो इसका मतलब क्या होगा, ऋणावेश अपने आप में
क्या होगा बताओ, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करें तो बताओ जैसे ही वो प्रतिकर्षित करेंगे तो साबुन का बुलबुला वो भी फैलेगा या नहीं फैलेगा भाई, प्रतिकर्षित करेंगे तो वो जो ऋणावेशित है वो दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे तो जो एक लॉजिक लगाओ, साबुन का बुलबुला है वो भी अपने आप में अपनी त्रिज्या को क्या करेगा, फैलाएगा। मीन्स क्या हुआ कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्लियर है बात। सवाल ये बन सकता है कि यदि किसी सॉफ्ट बबल्स के ऊपर या साबुन के बुलबुले पर धनावेशित या साबुन के बुलबुले को धनावेशित कर दिया जाए तो बताओ उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब उस कंडीशन में भी इसकी त्रिज्या वो क्या होगी, बढ़ेगी। अरे भाई इसका कारण है क्या है कि समान प्रकृति है, अपने आप में समान प्रकृति वाले चार्ज है, उसके अंदर क्या होता है, रिपल्सन प्रकृति पाई जाती है, अर्थात प्रतिकर्षण की प्रकृति पाई जाती है। प्रतिकर्षण के कारण चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण करने के कारण फैलेंगे, और उस कंडीशन में साबुन का बुलबुला वो भी क्या होगा, फैलेगा। जब साबुन का बुलबुला फैलेगा तो बताओ उसकी रेडियस के अंदर क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर बात। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तनाव से देखो पॉजिटिव कहो या नेगेटिव, दोनों कंडीशन में क्या होगी बताओ, रेडियस इंक्रीज होगी। क्लियर है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, रेडियस क्या होगी, दोनों ही कंडीशन में रेडियस इंक्रीज ही होगी, दोनों कंडीशन आ जाए। ठीक है, हाँ ओके। तो क्या होगा देखो, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी उस अपूर्ण जानकारी ना अपूर्ण नहीं है, अपरिवर्तित होगी ना, कम हो जाएगी नहीं, कम नहीं होगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। आंसर रहेगा इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। आजा आगे देखते हैं अपन, आगे क्या आ रहा है देखियो, क्वेश्चन नंबर 5। एक घन के अंदर, एक घन है, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है, एक घन है। ठीक है, एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेशों के दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखें तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक घन है, घन के अंदर प्लस माइनस के दो चार्ज है और वो एक दूसरे क्या रखे हुए, लंबवत रखे, सॉरी प्लस माइनस आवेश के दो द्विध्रुव है, डाइपोल है, एक प्लस एक माइनस, दो चार्ज है, दो समान, डाइपोल की क्या परिभाषा होती है, दो समान मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट समान मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, ठीक है ना, या ऑपोजिट नेचर वाले, समान मैग्नीट्यूड समान मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट नेचर वाले दो चार्ज को जब समान या जब एक निश्चित दूरी पर रखी जाती है या रखे जाते हैं तो इस प्रकार की बनी व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। ठीक है, तो इफ टू डाइपोल्स विथ चार्जेस प्लस माइनस क्यू आर प्लेस्ड perpendicular to each other inside a cube, the total electric flux emerging from the cube will be, यानी क्यूब से टोटल जो फ्लक्स है वो कितना बाहर आएगा। देखिए इसको समझो, इसका एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करो। ये बोल रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब, ठीक है, मैंने कह दिया कि देखो एक क्यूब है, एक क्यूब मैं बनाता हूं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में दूसरा भी इसके कंडीशन में पूछ सकता है। देखो इससे मैं एक दो और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, चाहे एक डाइपोल आए या दो आए डाइपोल, या चाहे 1000 आए या 500 आए, कितने भी अगर डाइपोल आ जाएंगे ना, ये एक क्यूब है। ठीक है, ये एक क्यूब है। अब देखिएगा ये क्यूब, अब डाइपोल को देखो, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है सर के समान तो परिमाण, ठीक है, ये समान परिमाण के दो चार्ज है, ठीक है, ये दो चार्ज है, ठीक है, और ऑपोजिट नेचर के, ऑपोजिट नेचर का मतलब क्या हुआ, एक तो हो जाएगा प्लस और एक क्या हो जाएगा बताइएगा, एक तो हो जाएगा क्यू, एक तो हो जाएगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये दोनों एक निश्चित दूरी पर रख दिए जाते हैं और ये दूरी मैंने कह दिया 2a। तो इस प्रकार की ये जो बनी व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी, डाइपोल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डाइपोल कहलाएगी। ठीक है, या द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस द्विध्रुव को, इस प्रकार का ये द्विध्रुव है, इसको उठाया, ऐसे ऐसे कितने द्विध्रुव लिए, दो,
ठीक है, दो डाइपोल लिए और उनको उठाया और ये कह रहा है कि इन दोनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर में रख दिया। ठीक है, कैसे भी रखा है, कोई गम वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ से एक लॉजिक आप समझो, एक द्विध्रुव को उठाया है तो इसका मतलब एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण क्या है, समान है। तो ऑलवेज हमेशा एक डाइपोल होता है ना, उसके अगर नेट, अगर मैं परिमाण की बात करूं, नेट मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना, क्यों? एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है। दोनों परिमाण में क्या है, समान है, डायरेक्शन अलग अलग है। मान लो कि मैंने यूं कह दिया, एक मैंने कहा कि +3 कूलाम का है, तो दूसरा चार्ज होगा वो कितना होगा, -3 कूलाम का। तो अगर मैं टोटल कहूँ, ये मैंने कह दिया Q1, ये कह दिया Q2, अगर मैंने कह दिया टोटल Q बराबर कितना हो जाएगा, तो +3 -3, तो टोटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा ना, जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, देखो अभी इसका आंसर ये जीरो ऐसा नहीं आया, वो देखो अब इसने कहा कि इमर्जिंग फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या आता है, गाउस का नियम आता है। और गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर या किसी बंद पृष्ठ के अंदर से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है वो क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो फाई होगा, और वो क्या होगा, टोटल जो चार्ज Q, ठीक है, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। टोटल चार्ज है Q और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे हल करो। अब इससे हल करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन सर ये बनेगी, यहां पर देखो फाई का मान ज्ञात करना है, इमर्जिंग फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो मुझे टोटल चार्ज चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, टोटल चार्ज। तो बताओ यहां पर टोटल चार्ज कितना आया, सर का टोटल चार्ज कितना होगा, बताओ, डेल्टा Q समेशन Q। तो यहां पर इस ऐसे ऐसे कितने द्विध्रुव है, दो डाइपोल है, दो डाइपोल है। अच्छा, एक डाइपोल अंदर रखा, ठीक है, ये मैंने क्या, चलो यहां मैं बता देता हूं, यहाँ दो डाइपोल है, ये इस प्रकार बनाए, एक के ऊपर क्या आएगा, +Q, एक के ऊपर क्या आएगा, -Q, एक, और इसने कहा एक लंबवत, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, यूं ये घुमाने के लिए पूछा, एक कह दिया माइनस और एक क्या कह दिया प्लस। अब टोटल चार्ज इसने पूछा है, तो यहाँ चार्ज कितने, वो देखो आप, तो ये भले ही परपेंडिकुलर हो, समानांतर हो, लंबवत हो, या एक दूसरे के ऑपोजिट में हो, या कहीं पे भी हो, कुल मिला के होना चाहिए अंदर में। आपको तो मतलब है टोटल चार्ज से, बताओ टोटल चार्ज कितना है, सर कह देखो इसमें टोटल चार्ज 1 2 3 और 4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना, 1 2 3, क्योंकि ये दो डाइपोल लिए हैं, तो एक डाइपोल पर दो, तो दो पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका योग करना है, क्या करना है, समेशन का मतलब योग। तो क्या होगा, देखो एक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, दूसरे डाइपोल एक का नेगेटिव, एक दूसरा डाइपोल है उसका पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। बताओ आंसर प्लस माइनस डेल्टा Q इक्वल टू कितना आया, 0। ठीक है, इसका मान यहां रखो, तो मैं कहूंगा फाई नेट, ठीक है, फाई नेट इक्वल टू क्या, 0 बट्टे एप्सिलॉन नॉट, मीन्स क्या हुआ, फाई नेट बराबर कितना आया, 0। ये इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर है बात, आई बात समझ में क्या? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे समझ में। अब देखो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं है, इससे आपको दिख रही है शॉर्ट ट्रिक क्या है। यदि कभी भी गाउसीय पृष्ठ के अंदर कहीं पे भी नाम आए गाउसीय पृष्ठ, क्या है, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है, उसके अंदर यदि डाइपोल का नाम अगर कह दे, क्या बोलते हैं कि उसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल जैसे ही रखा है तो उसके अंदर फ्लक्स पूछे, डाइपोल का नाम देके अगर फ्लक्स पूछे तो हमेशा 0 कर देना, आंख बंद करके। इसका कारण है क्योंकि डाइपोल के अंदर ऑलवेज हमेशा दो चार्ज आते हैं, और दो चार्ज आएंगे तो दोनों के परिमाण इक्वल है, और डायरेक्शन क्या है, सॉरी नेचर क्या है, दोनों की अलग अलग है। तो टोटल जो चार्ज है, यहाँ ये टोटल चार्ज कह रहा है, फ्लक्स 0 होता क्यों, उसका भी तो कारण देखो। फ्लक्स इसलिए 0 होता है कि उसको डाइपोल से मतलब नहीं है, उसको तो टोटल चार्ज के काउंट से मतलब है, चार्ज के योग से मतलब है, ठीक है ना। तो उसके चार्ज का योग, इन दोनों के चार्ज का योग करेंगे तो 0 हो रहा है। तो एक डाइपोल रखो, 2 रखो, 10 रखो, 50 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, लाख करोड़ कितने भी डाइपोल रखो, ठीक है, और उससे निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यही बात। अच्छा, एक और मैं दूसरा आपको सवाल करवाता हूं। जनरली मान लो कि ये मैंने कह दिया एक कोई गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है, ये मैंने कह दिया गाउसीय पृष्ठ है, या मैंने कह दिया एक गाउसीय सरफेस है। अच्छा, इसके अंदर पार्टिकल चार्ज रखे हुए हैं, मैंने कह दिया एक चार्ज है +3 कूलाम, एक कह दिया -3 कूलाम, एक कह दिया 10 कूलाम, एक कह दिया 11 कूलाम, ठीक है, और एक कह दिया मान लो कि
कितना भी कह दो, -2 कूलम्ब कह दिया। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पर ये डाइपोल नहीं है, अब यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 जितने भी हजारों कितने भी हो सकते हैं चार्ज, ये क्या सभी चार्ज है, क्या है चार्ज है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये देखो एक गौसीय प्रश्न, 1 चार्ज 2 चार्ज 3 4 और 5, और इसने कह दिया कि इस पृष्ठ से फाई का मान याद करो, फाई कितना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको फाई याद करना है तो गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू बट्टे में क्या हो जाए एप्सिलॉन नॉट। ओके, आपको सबसे पहले फाई सिग्मा क्यू ज्ञात करना है, सिग्मा क्यू ज्ञात करना है। समेशन का मतलब होता है योग। अब योग कैसे करना है, योग करना है एल्जेब्रिक योग। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है, बीजगणित योग करना है। बीजगणित योग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो देखो इसका योग करो, पहले क्या है बताओ, +3, फिर क्या है +10, फिर क्या है -3, फिर -2, फिर क्या है +11 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू इक्वल टू, इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हुआ बताओ 10, ये कितना हो गया 10 और 11 कितना हुआ 21, माइनस में कितना हुआ 2, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो बताओ 19 कूलम्ब आ गया, 19 कूलम्ब है ना। तो क्या हुआ, और वो भी किसका है पॉजिटिव का आ गया। तब देन अब क्या हो जाएगा, अब उस कंडीशन में देन मैं कहूंगा फाई इक्वल टू क्या आएगा 19/ε0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन को भी हल करना है तो 1/4 वाले से सिस्टम से हल आप कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये, मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि ये सिग्मा समेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज का योग करना है। डाइपोल आ जाए तो टोटल चार्ज का योग 0 होता है। ऐसा इस 0 के कारण ही आपका जो इमर्जिंग फ्लक्स है, ठीक है, बाहर निकला हुआ फ्लक्स है, वो हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलो, कम ही सवाल हुए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देखो एक आया 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, 6 नंबर का, वायु में स्थित इकाई आवेश, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले चुंबकीय वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अरे इतना तो डायरेक्ट ही कह दिया, क्या बोला है कि Q का मान क्या कह दिया, इकाई धनावेश कह दिया, उससे निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग यानी आउटसाइड निकलने वाला फ्रॉम अ यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड इन द एयर, है ना, लोकेटेड इन द एयर हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो ये तो बहुत शानदार सवाल है, क्या हो गया, इसने कहा है फ्लक्स ज्ञात करना है तो हो जाएगा सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और वायु बोला है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ गया। अगर कोई माध्यम आता, अगर कोई माध्यम आता तो यहाँ पर क्या आ जाता, तो यहाँ सिग्मा क्यू बट्टे में क्या एप्सिलॉन मीडियम आ जाता, और उस कंडीशन में सिग्मा क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, इस कंडीशन ये आ जाती, ठीक है। अच्छा यहाँ इसने वायु बोला है तो यहाँ वायु होगा, और इसने बोला है क्या है डेल्टा सिग्मा क्यू का मान क्या बोला है 1 बोला है, इसने बोला है ना इकाई, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, उस कंडीशन में फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है और इसका क्या हो गया इन्वर्स हो गया, और यही तो अपना आंसर है। देखो कहाँ है, ये देखो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ये एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स हो गया, देखो एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स, ठीक है, ये गलत है, ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, ये क्या कह रहा है, सवाल ये है, समझने की ट्राई करें, बहुत शानदार सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। क्या बोला है कि 2 चालक गोलों की त्रिज्या a और b है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। समान आवेश से आवेशित करने पर दोनों की तीव्रता का क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या बोला है 2 चालक हैं, ठीक है, 2 चालक गोले हैं, उनकी त्रिज्या a और b है, समान आवेश से आवेशित करने पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। देखो द रेडियस ऑफ 2 कंडक्टिंग स्पेयर्स आर a एंड b, यानी 2 कंडक्टिंग स्पेयर्स है जिसकी रेडियस है a और b है, इफ दे आर चार्ज विथ इक्वल चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट, समान आवेश से क्या है ये आवेशित है ना, चार्ज इक्वल चार्जेस, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ देयर सरफेस विल बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ज्ञात करनी है किसके ऊपर, कंडक्टिंग स्पेयर के ऊपर साइड में सरफेस पर ज्ञात करनी है। तो देखिएगा
क्या हो जाएगा, देखो देखो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो सरफेस एरिया वाले चार्ज, ये एक क्यू है और ये दो है, इसकी रेडियस है वो क्या है, ए है, इसकी रेडियस है वो क्या है, बी है, ठीक है। अच्छा तो बताओ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, देखिए तो ई ए बराबर क्या आएगा, के क्यू बट्टे में क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके लिए क्या आएगा, ई बी इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू बट्टे में क्या आएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देखो समझो, इसने बोला क्या है, इसने बोला ये है कि दोनों क्या है, समान आवेश से आवेशित करने पर, है ना, क्या बोला है, इनने बोला है इक्वल चार्ज है ना, दे चार्ज विथ इक्वल चार्ज, दोनों क्या है, समान आवेश से चार्जेबल है, समान आवेश से, यानी दोनों के लिए Q का मान क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो E और EB का मान पूछा है ना, E और EB का मान ही तो पूछा है, इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दोनों का भाग दे दो, आप दोनों का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए दोनों का आप भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा ई ए अपॉन में ई बी, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और इनटू में ई बी बराबर क्या, के क्यू, जब के क्यू यहाँ आएगा तो बी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, क्योंकि के क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो गया, और इसने बोला है कि दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल है, समान चार्ज है ना। अरे यहाँ देखो ये बोला इसने स्पष्ट रूप से, इसके कारण ही ये सवाल से क्यों घट रहा है, क्या है, देखिए 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 देखिए, ये चार्ज विथ इक्वल चार्जेस क्या है, देखो समान आवेश से आवेशित करने पर, जब समान आवेश से आवेशित करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताइएगा, समान आवेश से दोनों आवेशित हैं तो ये और ये चार्ज है ना, इसको मैं कह दिया ए और इसको मैंने कह दिया बी, इसको मैंने कह दिया ए और ये क्या कह दिया, बी कह दिया। यहाँ इसने कहा है क्यू ए बराबर हो जाएगा क्यू बी के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये और ये दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, तो देखो इससे ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अपना रिजल्ट क्या बचा, तो देखिएगा इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपना आंसर, सर अपना आंसर बचा ई ए अपॉन में ई बी बराबर में क्या बचा, बी स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, या मैं कहूँ ई ए रेशियो ई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर रेशियो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सवाल कैसे हल हुआ है, समान आवेश से आवेशित है तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात, बहुत अच्छा सवाल लगा, ठीक है। हाँ अच्छा आगे देखिएगा, आगे क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है, ये तो मैंने कल करवा दिया है, क्या अनुभव करेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत द्विध्रुव क्या अनुभव करेगा, केवल बल अनुभव करेगा, ये तो अपन ने कल वाले क्लास में किया था ना, अगली वाली जो क्लास आई थी उसमें मैंने किया करवाया था। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है, केवल एक फोर्स अनुभव करेगा, केवल एक बल अनुभव करता है। हाँ अगला सवाल, एक वृत्त के कोनों पर समान आवेश क्यों रखे हुए हैं, वृत्त के केंद्र पर क्या होगा, E बराबर 0, V बराबर 0, E इज नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज 0, E यानी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कहना चाह रहा है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अपन देखते हैं इंग्लिश में, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है,
समान आवेश बोला है। एक तो क्या बोला है आपको याद रखना है, क्या बोला है, एक समान आवेश बोला है, ठीक है, यानी 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 इक्वल चार्ज बोला है, इक्वल चार्ज, ओके। हाँ, जब इक्वल चार्ज बोल रहा है तो इससे अपना प्रश्न है वो हल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्या होगी, सबसे पहले तो एक मैं क्या बनाऊं, एक स्क्वायर बनाऊं। एक जैसे ही मैंने स्क्वायर बनाऊंगा समझने की ट्राई करना आप। ये क्या बना दिया मैंने, स्क्वायर बना दिया, और इस स्क्वायर के ऊपर ये मैंने कहा कि ये चार्ज है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बट ये 1 2 3 4 मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, इक्वल चार्ज, ओके। जब इसने इक्वल कह दिया, मैग्नीट्यूड का नाम नहीं बोला है, नेचर का नाम नहीं बोला, इसका मतलब इक्वल का मतलब ये समझना है कि सभी का मैग्नीट्यूड और नेचर सभी क्या है, समान है, ओके। मान लो एक चार्ज है 2 कूलम का और पॉजिटिव चार्ज है, तो चारों कूलम है वो 2 कूलम और पॉजिटिव चार्ज के हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसने बोला है कि सेंटर पॉइंट पर आपको क्या ज्ञात करना है, सेंटर पॉइंट पर ई और वी इन दोनों का मान क्या होगा, देखिएगा समझिएगा। देखो सेंटर की अपन बात करते हैं, सेंटर पर क्या होगा, देखो इसके कारण क्या होगा। देखो पहली बात तो ये आप समझो, पहली बात तो आप ये समझो, देखिएगा, देखो यहां से ये डिस्टेंस, मान लो कि यहां मुझे ई देखना है ना, ई ज्ञात करना है, तो पहले तो ई की डायरेक्शन आप देखो, क्या देखो, डायरेक्शन आप देखिएगा। देखिए इसकी डायरेक्शन अपन समझने की ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा। देखो ये यहां से ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस कहो, या यहाँ से ये डिस्टेंस कहो, या यहाँ से ये डिस्टेंस कहो, या यहाँ से ये डिस्टेंस कहो, सभी डिस्टेंस समान है। यानी क्या हुआ, मुझे इस ए बिंदु, मान लो कि ये मेरा ए बिंदु है, ए बिंदु से ये बिंदु, मान लो कि ये मैंने कह दिया, या इसको मान लो, हाँ, इस बिंदु को नाम दे दिया ए बिंदु, ठीक है, इसका नाम दे दिया बी बिंदु, इसका नाम दे दिया सी बिंदु, और ये क्या कह दिया डी बिंदु, और ये मैंने कह दिया पी बिंदु है, ठीक है। अब देखो इस पी बिंदु से सभी की डायरेक्शन क्या है, सॉरी सभी की दूरी क्या है, समान है, ठीक है, सभी की दूरी समान है ना। समझ दे, एक इस पर छोटा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसी से ये जीरो बन रहा है, कैसे बन रहा है वो देखो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो ये मैंने कह दिया कि समान प्रकृति के, तो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव कोई भी एक ले लो, आप लेना पड़ेगा एक, ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो कि मैंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज है, कह दिया पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी। तो मैंने कह दिया इसके कारण जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं हो जाएगी, ठीक है। अरे बात आ रही है समझ में, या ये नेगेटिव के लिए, सॉरी आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगी, देखो ये मैंने कह दिया पॉजिटिव है, ये सभी एक बार समझो कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव से भी करो कोई गम वाली बात नहीं, एक बार समझ लो पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ इसके कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, कुछ यूं होगी कि नहीं होगी, बताओ ये होगी। मैंने कह दिया कि ये क्या हो जाएगा, ई बी हो गया, ठीक है। अच्छा इस बी के कारण क्या होगा बताओ, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ई डी, होगा या नहीं होगा। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की डिस्टेंस समान है, चूंकि आपको पता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। देखो इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों की बात करूं तो ये भी क्या है, समान है, ये भी क्या है, समान है, और ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिमाण ई जो ये है वो का वो क्या है, ये है, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बताओ, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज, अब इस दोनों को देखो, अब बताओ इसके कारण, इस चार्ज के कारण इस पी बिंदु पर डायरेक्शन कहाँ होगी बताओ, कुछ इस दिशा में होगी, और इसके कारण मैं कह दिया ये ई सी है, ठीक है। और इस क्यू चार्ज के कारण इस पी बिंदु पर डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस दिशा में होगी, और इसके कारण मैंने कह दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या, ई ए है। वही कंसेप्ट, दोनों एक दूसरे के क्या है बताओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। डायरेक्शन क्या है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ, इसने भी इसको क्या कर दिया, कैंसिल मार दिया। इसका मतलब पीछे यहाँ बचा क्या, केंद्र में, केंद्र में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना। केंद्र में ई क्या हो गया, ई जीरो हो गया। अरे जीरो ही तो हुआ, इसने इसको खींच लिया, इसने इसको खींच लिया, इसने इसको कट कर दिया, इसने इसको कट कर दिया, नेट रिजल्ट क्या आया, ई नेट कहूंगा, ई नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है बात। हाँ अब बात आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है, अरे पोटेंशियल क्या होता है बताइएगा। पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है, पोटेंशियल होता है किसी चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, एकांक आवेश के कारण किसी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, यूनिट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वो होता है V बराबर के क्यू अपॉन में आर।
यही होता है। अब मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कह दी x है, तो बताओ ये x होगी तो ये भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ x होगी, यहाँ से ये क्या होगी x होगी, और यहाँ से यहाँ क्या होगी x होगी। तो v टोटल कितना होगा बताओ, v सेंटर या v टोटल मैंने कह दिया, इस v या vp कह दो, vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो va प्लस vb प्लस vc प्लस vd, ठीक है। तो vp इक्वल टू va कितना है, k क्यू बटे एक्स, के क्यू बटे एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स। आंसर क्या आया सर, वी पी इक्वल टू आ गया 4 के क्यू अपॉन में क्या है एक्स आया, ये अपना क्या आएगा आंसर आ गया। क्लियर, इसमें प्लस माइनस नहीं, क्योंकि पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर सदिश नहीं होती है, ठीक है। पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट जुड़ा है कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल वी ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना है ये है, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना ये है, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना ये, और इसके कारण यहाँ पर कितना ये है। क्लियर बात। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तब ये भी जीरो हो जाता, क्योंकि ये सॉरी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती ना, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाता, डायरेक्शन के कारण जीरो हो जाता। बट पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, सो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो गए, और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण मैं कह सकता हूं कि वी पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहां पर, एट सेंटर पॉइंट पर, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंटर पॉइंट पर किसी भी के लिए सेंटर पॉइंट यदि इक्वल चार्ज है तो सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, बट पोटेंशियल है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई जीरो ठीक है, बट वी जीरो ना, वी जीरो तो नहीं होगा, यहाँ पर भी वी जीरो नहीं होगा, बी नहीं होगा, हाँ ये बी आ गया ना, बी क्या है बताओ, इज नॉट इक्वल टू, ई तो जीरो होगा, ई जीरो हो जाएगा, v इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ई तो हो जाएगा जीरो, बट v इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। सही है, v जीरो हो जाएगा, v ई जीरो होगा और v इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये देखो e इक्वल टू जीरो और v इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये देखो ये स्केलर क्वांटिटी कारण ऐड हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। ओके, आगे का सवाल देखते हैं, बहुत अच्छे से सवाल हैं, देखिएगा। अच्छा ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, 9 सवाल हो गए ये कंप्लीट। चलिएगा 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 आगे देखते हैं। अच्छा ये हो गया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो धारिता वाला में से क्वेश्चन आया है, धारिता वाला में से क्वेश्चन क्या बनाया है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की ट्राई करेगा। क्या बोल रहा है, एक समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना से क्या होगी। यानी इसने बोला है कि 8 छोटे छोटे पारे की बूंदें हैं, क्या है, 8 छोटी छोटी पारे की बूंदें हैं, उन 8 पारे की बूंदों पर जो क्यू चार्जेस, सॉरी 8 है ना, उसके ऊपर समान तो चार्ज है और समान ही क्या उनकी त्रिज्या है, उन सभी 8 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 8 को जैसे ऐड किया तो क्या हुआ, एक बड़ी पारे की बूंद बनेगी। अब ये कह रहा है कि जब 8 अलग अलग थी वो और एक बड़ी पारे की बूंद बन गई, उस बड़ी की धारिता क्या होगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये क्या सीन बन जाएगा, हमेशा देखो धारिता, छोटी बूंद और बड़ी बूंद, धारिता का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि C इक्वल टू C बड़ी बूंद, ठीक है, C याद रखो आप, C बड़ी बूंद इक्वल टू N क्या है, नंबर्स ऑफ बूंदों की संख्या, ठीक है, 1/3, और यहाँ क्या आएगा, C छोटी बूंद। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, C बड़ी बूंद की धारिता कितना आ जाएगी, C बड़ी बूंद, यानी मैंने यूँ कह दिया, ये B का मतलब बोल रहा हूँ स्मॉल, ठीक है। N क्या है, नंबर्स हाँ नंबर से, ठीक है ना, कितने N, नंबर ऑफ N क्या है बताओ, छोटी बूंद, स्मॉल ड्रॉप से उसके नंबर कितने, 8 बूंदे हैं ना,
क्या है 8 बूंदे, तो यहाँ पर 8 कर दो। ओके, इसके ऊपर क्या कर दो 1/3 कर दो। और छोटी बूंद की धारिता कितनी है, छोटी बूंद की धारिता कर दो ये C, ठीक है, ये स्मॉल कर दिया। इसको हल कर दो, क्या हो जाएगा बताओ। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी होगी, तो बस तो इसकी तुलना इससे कर दो। ये कितना हो जाएगा, C बड़ी बूंद बराबर ये इसका क्या हो जाएगा, 2 का मैं क्यूब लिख सकता हूँ क्या, और इसका मैं क्यूब कर दूँ क्या 1/क्यू। अरे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2⁻³ लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C क्या आया, स्मॉल आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आया कि C बिग इक्वस टू 2C स्मॉल, यानी क्या हुआ बताओ, 2 गुना हो गया। छोटी बूंद की ये क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। क्लियर है बात। इसका डेरिवेशन है, आप तो यूं याद रखो C बड़ी इक्वल टू n 1/3 और छोटी आ जाए। अगर यहाँ पर त्रिज्या है ना, त्रिज्या आती तब भी यहाँ पर क्या आता 1/3 आ जाता। बड़ी बूंद और छोटी बूंद की अगर त्रिज्या का रेशियो पूछे ना, तब भी ये 1/3 ही करना है। क्यों, क्योंकि इनका वॉल्यूम है वो ऐड होकर एक बड़ा सा वॉल्यूम बन जाता है, उससे ये रेडियस वाला भी आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। C बड़ी बूंद की धारिता, n क्या है, नंबर्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप, Q पावर 1/3, C छोटी बूंद की धारिता। तो ये 2 गुना आ जाएगा और ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 गुना नहीं होगा, 4 गुना नहीं होगा, 16 गुना नहीं होगा। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत शानदार सवाल है। टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं जल्दी ट्राई कर रहा हूँ हल करने की। देखिए देखिए, जल्दी देखिए, अच्छा सवाल है। हाँ, ये बोला सुमेलित कीजिए, क्या बोल रहा है, एक स्टेट कुलाम या फ्रैंकलिन, एक कुलाम आवेश के तुल्य इलेक्ट्रॉन, एक फेराडे आवेश का न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर कॉलम क्या 1.6 10⁻⁻19 कुलाम, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक 6.25 × 10⁻18। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा पहला में क्या आएगा, देखो एक स्टेट कुलाम, चूंकि एक स्टेट कुलाम क्या होगा, आवेश का ये सबसे छोटा मात्रक होता है ना, ये आवेश का क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक। एक कुलाम आवेश के तुल्य क्या हो जाएगा बताओ, एक आवेश कुलाम के तुल्य क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी, एक कुलाम आवेश के तुल्य इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यही तो हैं, तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18, तो ये हो जाएगा डी। एक फेराडे में क्या आएगा बताओ, फेराडे में क्या आएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बिल्कुल आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है। और आवेश का न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव है, यही तो है विनिमय संभव, यही क्या हो जाएगा, विनिमय संभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 1 का C, B, C का B, A का 4, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, एक और मैं एक छोटा सा इसके साथ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा याद रखना। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है ना, फेराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक देखो, याद कर, एक फेराड होता है वो 96500 कुलाम के बराबर होता है। एक फेराड स्टैंडर्ड मान है, एक फेराड होता है वो 96500 कुलाम के क्या होता है, बराबर होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है स्टेट कुलाम, या क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, ये सीन हो जाएगा। और आवेश का न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव वो कितना, 1.6 × 10⁻19। और एक कुलाम आवेश के तुल्य इलेक्ट्रॉन ये होंगे, कैसे आया पता है क्या, ये यहाँ से आया है। Q बराबर क्या होता है, Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। इसने क्या बोला है, अरे N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। और ये क्या बोला, एक कुलाम आवेश के, तो N बराबर क्या हो जाएगा, या 1/1.6 × 10⁻19 करो और इसको हल करो, तो इसका आंसर ये आता है 6.25 × 10⁻18। यानी एक आवेश में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपका देखो पहले पार्ट का पहला फॉर्मूला है। टोटल चार्ज, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। जल्दी बंद कर रहे हैं, टाइम हो चुका है। ठीक है, 5 मिनट लेंगे एक्स्ट्रा, देखते हैं। देखो, सुमेलित करना है भौतिक राशि और यूनिट है। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। विद्युत क्षेत्र की इकाई, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स और विद्युत धारिता। देखो, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो ई बराबर क्या होता है एफ बटे क्यू, तो इसके न्यूटन पर क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। कहीं है क्या न्यूटन पर कूलाम, देखो ई बराबर एफ बराबर ई बराबर क्या होता है एफ बटे क्यू, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलाम आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये न्यूटन पर कूलाम, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम, या इसको वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, सॉरी वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। कहाँ से आया ये देखो वोल्ट मीटर ये यहाँ से है। दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखो v इक्वस टू क्या होता है ई डॉट डी, डी क्या है दूरी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा वी पॉइंट में डी, ये एक फॉर्मूला आता है। वी से क्या हो जाएगा वोल्ट और डी से क्या हो जाएगा मीटर, तो इसका मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ क्या, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी क्या हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बताइएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन पी से लिखते हैं ना, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक क्या होगा बताओ, कूलाम। ठीक है, और Q2 तो जनरली अपन याद करने के लिए लिखते हैं, लेकिन A क्या है दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, अर्थात इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम मीटर, इसका मात्रक क्या आ जाएगा कूलाम मीटर। देखो ये रहा कूलाम मीटर, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फाई इक्वस टू क्या आएगा, फाई इक्वस टू ऐसे देखते हैं तो ई होता है। ठीक है, और ई ए है, लेकिन यहाँ पर क्या वोल्ट मीटर में दे रखा है या फेरेड में दे रखा है, तो ई बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखो ई बराबर वी अपॉन डी लिख सकता हूँ, ई बराबर वी अपॉन डी, और ये क्या हो जाएगा एरिया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या है देखो वोल्ट इनटू में क्या आया मीटर, आए कि नहीं आए, तो इसका मतलब क्या ये वोल्ट मीटर है, वो किसका मात्रक है, फ्लक्स का मात्रक है। ओके, ये या इसका मात्रक ये भी हो सकता है वोल्ट मीटर है, या इसकी जगह ये भी आ सकता है, यहाँ से क्या आ जाएगा फ्लक्स का मात्रक है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, देखो समझो ई बराबर मैं लिख सकता हूँ एफ बटे क्यू, और ये क्या आ जाएगा ए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, न्यूटन ए का मतलब मीटर स्क्वायर और यू का मात्रक कूलाम होता है, वो ऊपर जाएगा तो क्या कूलाम इनवर्स आ गया। विद्युत धारिता का मात्रक क्या बचा, फेरेड बचा। ओके, ये आपका क्या था सवाल था, बहुत शानदार है। देखो हमेशा कॉन्सेप्ट यहाँ से फॉर्मूला याद है, देखो इससे मैंने आपको 2 रिवीजन हो गए, एक तो आपके फॉर्मूले भी याद हो गए। देखो ई बराबर एफ बटे क्यू, अब मैंने ये लगाया ई बराबर एफ बटे क्यू, ई बराबर एफ बटे क्यू भी होता है, ई बराबर वी पॉइंट डी भी होता है। कहाँ से आया, वी और ई में। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और यदि आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपको पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है आगे चलते हैं। ये भी एक बार देख लो, ये अपन लास्ट सवाल करेंगे, टाइम हो चुका है, थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, चलो बाद में कर देंगे। चलो इसको मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, एक कैलकुलेटिव हल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है NaCl व Na प्लस, इसको हल कर देते हैं। NaCl व Cl माइनस मध्य आयन के मध्य दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉन है। अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा Na प्लस और ये क्या Cl माइनस, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी बोला है, डिस्टेंस इसने बोला है ये कितनी है 1.28 एंगस्ट्रॉन। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है क्या बोला है P ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि P बराबर क्या होता है बताइएगा, P बराबर क्या होगा, चूँकि P बराबर होता है Q इंटू 2a क्या ये मान है। अच्छा, इस एंगस्ट्रॉन को आप चेंज करो, एंगस्ट्रॉन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। देखो यहाँ पर देखो एक बता देता हूँ आपको अलग से, एक माइक्रो होता है उसको बोलते 10 की पावर माइनस 6, एक नैनो होता है उसको बोलते एन, ठीक है ना, एक नैनो होता है उसको बोलते 10 की पावर माइनस
9, एक एंगस्ट्रॉन होता है उसको बोलेंगे 10 की पावर -10। ठीक है, ये आप याद रखो कहीं भी है। माइक्रोमीटर, गुलाम वाले सवाल है ना, गुलाम वाले सवाल में माइक्रो पूछते हैं कि 4 माइक्रो गुलाम, 5 माइक्रो गुलाम, तो माइक्रो को आपको चेंज करना है, 10 की पावर -6 गुलाम आएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर ये आ जाएगा Q का मान कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -90 इंटू में कितना आएगा 1.28 इंटू में 10 की पावर -10। ठीक है, हाँ इसको हल करिएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वस टू आ जाएगा 1.6 इंटू 1.28, इसको हल करेंगे तो आएगा 10 की पावर -39 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने हल किया है, तो इसको हल किया है तो लास्ट में आंसर ये आया है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये है ना, इसको आप हल करना, ये पॉइंट हट जाएंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा 16 इंटू 128, 16 इंटू 128, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -39, और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, देख लेना। और इसका मात्रक है, इसको आप हल करना, दोनों का गुणा कर देना और ये आंसर आ गया। ये आंसर कितना आ जाएगा, गुलाम मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, नैनो का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 की पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करवाना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये दूरी इसको यहाँ रखना है। कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, दूरी के अंदर यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से तो गुणा नहीं करना है, 2 से बिल्कुल भी इसको गुणा नहीं करना है। ठीक है ना, 2 से गुणा करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ये पूरी अपने आप में ये 2 है, तो 1.28 इसको एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज किया है, ये क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मीटर ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर ये मीटर आ जाएगी, इसका ये गुणा हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक और मैं सवाल करवाता हूँ, न्यूमेरिकल वाला ये एक, ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना, ये आपको, हाँ ये देखो, ये आपको पता ही है क्या होती है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी विलगित गोलीय चालक की धारिता जिसकी त्रिज्या में संबंध क्या हो जाएगा, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला यही तो होता है 4πε0r हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक ये सवाल कर दो आप, एक ये क्या हो जाएगा देखिएगा। हाँ, मैं एक ये सवाल भी आपको करवाने वाला था, फ्लक्स का मान देखो, इसने क्या कहा है देखिएगा, अच्छा सवाल है इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। देखो इसने क्या बोला है, आप यहाँ देखो, इसने बोला है कि ये पृष्ठ है। ठीक है, ये इसने क्या बोला है, पृष्ठ है, और ये पृष्ठ के अंदर, ये पृष्ठ है, इसके अंदर एक तो चार्ज बोला 2 माइक्रो कुलाम और एक को बोला -1 माइक्रो कुलाम। ठीक है, तो इससे इसने पूछा है कि फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चूंकि फ्लक्स बराबर क्या होगा बताओ, एफ बराबर क्या होगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसका मान कितना आएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा, +2 माइक्रोकुलाम और -1 माइक्रोकुलाम, तो आंसर कितना आएगा, +1 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रो को हटाऊंगा तो कितना आएगा बताओ, 1.6, सॉरी यस माइक्रो को हटाओ, आगे मैंने लगाया था ना, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 कुलाम, और बटे में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये अपन को पता नहीं है, ये अगर अब सदे में नहीं आए, आंसर ये भी सही है, अगर नहीं आए तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसको मैं यूँ कर सकता हूँ, चूँकि मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है, एक अपन को ये पता है कि K बराबर क्या होता है, K बराबर 1/4πε0, और इसका मान क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, यही होता है। तो यहाँ पर देखो 4π तो है, अगर मैं ऊपर नीचे
सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो है, ऊपर नीचे 4 पाई का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो फाई इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 4 पाई, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई, और नीचे ये क्या है एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ क्या 4 पाई, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या फाई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यूँ लिख सकता हूँ, और इसकी जगह क्या लिखूंगा ये हो जाएगा। तो जैसे इसकी जगह ये मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा बताइएगा, इसकी जगह ऐसे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 गुना 10⁻9, ठीक है। अब इसको हल कर दो, अब इसको हल करना है तो पाई का मान क्या रखेंगे, देखो ये 4 तो है ही, इंटू पाई का मान क्या आ जाएगा 3.14, इंटू में ये कितना आ जाएगा 10⁻6, इंटू में कितना आएगा 9 आ जाएगा, और इंटू में कितना आएगा 10⁻9 आ जाएगा। ये सवाल बन जाएगा। इसको यहाँ देखते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो ये 9 और 4 कितना होगा 36 है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 3.14 इंटू में 36, मल्टीपल कितना आएगा, देखो 9 और 4 36 हो गए, मल्टीपल ये होगा, ये और ये कितने हो गए बताओ, ये 9 और ये माइनस का 6, तो ये कितना होगा 10⁻3 हो जाएंगे ना, 10 कितने आगे 3 आगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको कहाँ गलती हुई, हाँ देखो ये 4 पाई के क्यू, ठीक है, ये 4 है, ओके, ये वहाँ पर भी 4 है, 3.14 है, देखो ये 4 आया, ठीक है, 3.14 आया, हाँ बिल्कुल आया, फिर आगे क्या 9 आ रहा है, ठीक है, या 9 भी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में क्या 10⁻9 आ रहा है, बिल्कुल ये भी आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है 10⁻6 आ रहा है -6, बिल्कुल ये भी आ रहा है, इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 3 है ना, इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, फाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 6 और 3 9 36, इसको 3 × 34, ये नीचे 0 गया ऊपर चला गया, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻³ का 10⁻3, और यहाँ आ जाएगा -2, तो इसका मतलब यहाँ आया, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ये सही आ रहा है, 4 3.14 10⁻6 -6 बिल्कुल 9 और 10⁻9, और इसका आंसर ये, इसको आप हल करोगे ना तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लाया 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन इसको आप हल करो तो ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब देखो एग्जैक्ट इसको आप हल करोगे तो आंसर यही आएगा, मैंने देख लिया हल करके, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज अपन ने बहुत अच्छी थोड़ी लंबी क्लास चली अपन ने, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन हल किए अपन ने। आप इस क्लास को आराम से पढ़िएगा, समझिएगा आराम से, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, समझना आराम से। ये देखो एक बार वापस से बताता हूँ, ये सवाल हुए, हाँ ये साबुन के बुलबुले वाला हुआ, ये हुए सभी, ठीक है। तो अभी आप आराम से इस क्लास को बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है, और मिलते हैं अपन नई मैराथन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ पुनः अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।